हल्की हल्की हवा चल रही थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और रात अजीब तरह से जिंदा लग रही थी। कराची, पाकिस्तान का एक ऐसा शहर जो रात को कभी पूरी तरह से नहीं सोता था। और ऐसी ही एक रात शहर के एक कोने में एक पुराने कब्रिस्तान के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जिसे सुनकर आप लोगों की रूह तक कांप जाएगी और आप लोगों का इंसानियत पर से भरोसा ही उठ जाएगा। रात लगभग 2:30 बज चुके थे। हवा में गीली मिट्टी की स्मेल भरी हुई थी। पुरानी कब्रों के दरमियान बस एक छोटी सी टॉर्च की हल्की सी रोशनी हिल रही थी और तभी एक आदमी धीरे धीरे एक खुली हुई कब्र के अंदर से बाहर निकल रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे और जूतों पर भी गीली मिट्टी चिपकी हुई थी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और सांसें इतनी तेज चल रही थी कि मानो वो जैसे अभी अभी मौत को बहुत करीब से छूकर वापस आया हो। उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, वहां पैनिक और घबराहट थी और एक ऐसा राज जो शायद उस मिट्टी के अंदर ही दफन रहता तो सबके लिए बहुत अच्छा होता। और उसके पीछे वो फ्रेशली खोदी हुई कब्र उसको बार बार पुकार रही थी। वो कोई चोर नहीं था या वो कोई बाहर का इंसान नहीं था, वो उस कब्रिस्तान का केयरटेकर था। वही आदमी जिसके भरोसे लोग अपने मरने वालों को आखिरी बार सुपुर्द करते थे। कराची की कई फैमिलीज उसे जानती थी, बच्चे उसे सलाम करते थे। जनाजे में यही आदमी सबके साथ खड़ा होता था, कब्र खोदता था और फिर फातिया भी पढ़ता था। लेकिन रात को वही आदमी कब्रों के अंदर क्यों जाता था? उसको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि वो कब्रों को खोद के उनके अंदर उतरने लगा? और सबसे ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ था, ये सिलसिला कई सालों से चला आ रहा था। सितंबर 2011, कराची के लियाकताबाद एरिया में एक शादी हो रही थी। एक वेडिंग हॉल जो कुछ देर पहले तक लाइट्स, म्यूजिक और सेलिब्रेशन से भरा हुआ था, अब धीरे धीरे उसमें एक अलग सी ही मनुसियत छा रही थी। स्टेज पर खड़ा था 28 साल का मुनीर। इसने क्रीम कलर की शेरवानी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर अलग ही एक्साइटमेंट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नर्वस हैप्पीनेस भी थी जो ऑलमोस्ट हर दूल्हे के चेहरे पर होती है। और उसी के सामने रेड ब्राइडल ड्रेस में बैठी थी 26 साल की महावेश, उसकी दुल्हन, जिसके हाथ मेहंदी से भरे हुए थे और उसके चेहरे पर रुखसती से पहले वाली कुछ खास खामोशी थी जो सिर्फ दुल्हनों के चेहरे पर होती है। शादी का फोटोग्राफर बार बार कह रहा था स्माइल करो, लेकिन कुछ अजीब था। महावेश एक अनयूजुअल लेवल पर ही साइलेंट थी, एकदम स्टिल, जैसे किसी और ही दुनिया में खोई हुई हो। पहले तो किसी ने कुछ ज्यादा नोटिस नहीं किया, क्योंकि शादी में नर्वसनेस होना एक आम बात है। ब्राइडल्स नॉर्मली नर्वस होती हैं और ये कोई इतना सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद उसके माथे पर पसीना दिखना शुरू हुआ। उसने हल्के से अपना सीना पकड़ा। फोटोग्राफर अब भी कह रहा था स्माइल करो स्माइल करो, और फिर अचानक वो कुर्सी से नीचे गिर गई। हॉल में एक पल के लिए पूरी दुनिया थम सी गई। फिर एकदम से चीखें शुरू हो गई, म्यूजिक बंद हो गया। लोग स्टेज की तरफ भागे, कोई पानी लेने भागा तो कोई बाहर मदद के लिए भागा। जो जगह कुछ सेकंड्स पहले सेलिब्रेशन से भरी हुई थी, वहां अब सिर्फ कंफ्यूजन और डर था। फैमिली ने इमीडिएटली महावेश को कराची के जिन्ना हॉस्पिटल में भर्ती कराया और डॉक्टर्स ने इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दी। लेकिन सिचुएशन बहुत जल्दी खराब हो रही थी और कुछ ही देर बाद डॉक्टर्स ने मुनीर और उसकी फैमिली को वो बताया जिसने पूरी शादी को फ्यूनरल में ही बदल दिया। महावेश की डेथ हो चुकी थी और कॉज था सिवियर हार्ट अटैक। एक लड़की जो कुछ घंटे पहले अपनी रुखसती का इंतजार कर रही थी, अब वो वाइट कफन में लिपटी हुई थी और कब्रिस्तान की ओर रुखसत होने वाली थी। नमस्ते, नमस्कार और आदाब। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेंटल क्राइम्स, जहां हर डार्क क्राइम की स्टोरी के पीछे छुपा होता है एक डेंजरस माइंड। एंड आज की स्टोरी इन्वॉल्व्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड कराची, पाकिस्तान और वहां का एक कब्रिस्तान। क्योंकि आज का केस पाकिस्तान की क्रिमिनल हिस्ट्री के उन वाकयात में से एक है जिसे सुनने के बाद लोगों का कब्रिस्तान, मौत और इंसानी फितरत को देखने का नजरिया ही चेंज हो गया। क्योंकि इस कहानी का डर किसी भूत या पैरानॉर्मल चीज से नहीं आता। यहाँ कोई हॉन्टेड कब्रिस्तान नहीं है, कोई रूह नहीं है, कोई साया या कोई सुपरनैचुरल फोर्स नहीं है। इस स्टोरी का असल हॉरर सीधा एक इंसान से आता है।
एक ऐसा इंसान जो सालों तक एक कब्रिस्तान की रखवाली करता रहा और वहां काम करता रहा। हर रोज लोग उसे देखते थे, उसे जानते थे, उस पर भरोसा करते थे। बच्चे आकर उसके साथ कभी कभी खेलते थे और सलाम करते थे। फैमिलीज अपने मरने वालों की कब्रों की जिम्मेदारी उसके हवाले करके मुतमईन हो जाते थे। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि जब वो फैमिलीज अपने क्लोज्ड वंस को दफन करके घर चले जाती थी, उसके बाद वो केयरटेकर दोबारा उन कब्रों में उतरता था। किसी को इस बात का शक नहीं था। लेकिन फिर आई एक रात, एक ऐसी रात जिसने सालों से दफन जमीन के अंदर के उस राज को बाहर निकाल फेंका। और मैं पहले ही आपको वार्न कर दूं कि जैसे जैसे आप इस कहानी को आगे सुनते जाएंगे, आप समझने लगेंगे कि क्यों कहा गया है कि ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। क्योंकि कभी कभी रियलिटी और इंसान बहुत खतरनाक हो जाता है। क्योंकि अब तक महावेश की फैमिली के लिए वो रात सिर्फ गम की रात थी। महावेश का जनाजा उठा, उसे दफन किया गया और एक आखिरी अलविदा कहा गया। घर वालों को लगा कि महावेश की कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। असली हॉरर तो फैमिली के घर जाने के बाद शुरू होता है, जब उस कब्रिस्तान के केयरटेकर ने महावेश की कब्र को दोबारा खोला। कराची की वो शादी वाली रात धीरे धीरे और ठंडी होती जा रही थी। उसी रात महावेश को पापोश नगर कब्रिस्तान में दफन करने का फैसला लिया गया। फ्रेश मिट्टी, नई कब्र और आसपास खड़े फैमिली मेंबर्स कई देर तक वहां रोते रहे। मुनीर खुद अपनी दुल्हन को मिट्टी में उतरते हुए देख रहा था। वही मेहंदी वाले हाथ जिन्हें कुछ घंटों पहले उसने थामा था, अब मिट्टी के नीचे जा रहे थे। महावेश का बरियल कंप्लीट होता है और दुआ पड़ी जाती है। धीरे धीरे पूरा परिवार वहां से चला जाता है। रात और गहरी होने लगती है और पापोश नगर का कब्रिस्तान फिर से खामोश हो जाता है। लेकिन आधी रात के बाद कोई दोबारा महावेश की कब्र के पास आ जाता है, और वो आदमी उस कब्र की रखवाली नहीं बल्कि उसे तबाह करने आया था। पुलिस कन्फेशन के मुताबिक उस आदमी ने पहले कब्र पर बिछाई सफेद चादर हटाई, फिर एक फावड़ा उठाया और धीरे धीरे मिट्टी खोदना शुरू कर दी। उसने उस कब्र को खोदना शुरू कर दिया था। रात की खामोशी में सिर्फ मिट्टी टूटने की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद वो कब्र के अंदर उतर गया। उसने महावेश की डेड बॉडी को अपने हाथों से बाहर निकाला और उसके पास कई घंटों तक बैठा रहा। उसने उसके मेहंदी वाले हाथ अपने हाथों में लिए और खुद को उसका हस्बैंड इमेजिन करता रहा और कई देर उसके साथ लेटा रहा और एलिजेडली पूरी रात उसकी लाश के साथ ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट करता रहा। उस आदमी का नाम था मोहम्मद रियाज, पापोश नगर कब्रिस्तान का केयरटेकर। एक ऐसा दरिंदा जिसने इस पूरे कांड को अंजाम दिया था। और पुलिस के मुताबिक महावेश वो पहली लड़की नहीं थी जिसके साथ ये सब हुआ था। मोहम्मद दर्जनों फीमेल डेड बॉडीज के साथ ऐसा कर चुका था। जरा सोचिए रियाज की जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट क्या रहा होगा। क्योंकि बिफोर ही केम टू कराची ही वॉज नॉट अ नोटोरियस क्रिमिनल। वो एक सीधा साधा इंसान था, भले ही गरीब घर से था, और को ऐसा इंसान नहीं था जिसे लोग देखकर एकदम से खतरा महसूस करने लगे। दूसरे लोगों की तरह रोजगार की तलाश में कराची शहर आया था। इन्हें उसे वो जिंदगी नहीं दी जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। कोई स्टेबल नौकरी नहीं थी और उसका कोई घर नहीं था, और कई रातें ऐसी गुजरी जहां उसके पास सर पर छत भी नहीं थी। लेकिन फिर उसकी मुलाकात होती है वजीर से, और यही कहानी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। क्योंकि रियाज को सिर्फ नौकरी नहीं मिली थी, उसे एक ऐसी जगह मिल गई थी जहां उस पर कोई नजर ही नहीं रखने वाला था। एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान, रात का वक्त, लंबी लंबी खामोश गलियां, हर तरफ कब्रें ही कब्रें, और उन सब के दरमियान एक केयरटेकर जो घंटों तक बिल्कुल अकेला रहता हो। एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूं, क्योंकि क्राइम एक्सपर्ट्स अक्सर कहते हैं कि ज्यादातर डेंजरस क्रिमिनल्स एक ही दिन में नहीं बनते, और उनके एक्शंस वक्त के साथ डेवलप होते हैं। बाउंड्रीज टूटने लगती है। जो चीज कल तक गलत लगती है वो उन्हें गलत महसूस करना बंद कर देते हैं। इंसान को महीने तक या सालों तक ऐसी जगह में रखा जाए जहां पर कोई सवाल पूछने वाला ना हो, कोई रोक टोक करने वाला ना हो, तो उसके अंदर चल रही डार्कनेस एक अलग ही मोड़ ले लेती है। रियाज के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था जो उसने ऐसी हरकत की महावेश के साथ। लेकिन इतना जरूर पता है कि पापोश नगर के कब्रिस्तान की वो तन्हाई उसकी जिंदगी का सिर्फ रोजगार नहीं बनी, वो उसकी कहानी का सबसे खतरनाक चैप्टर बनने वाला था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन बाद में रिवील करते हैं, वो सुनकर समझ आता है कि ये एक
लर्निंग कर्व था उसकी इस क्रिमिनल मेंटालिटी के लिए। उसका कराची शहर पहुंचना और कब्रिस्तान में नौकरी पा जाना और उसके बाद धीरे 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 डेड बॉडीज की तरफ अट्रैक्ट होना। पाकिस्तान के कराची शहर को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, लेकिन उसी सिटी के कुछ खास एरियाज में क्राइम, ड्रग्स और अंडरग्राउंड लाइफ बहुत डीपली रूटेड है। रियाज असल में कराची का रहने वाला नहीं था। वो पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से कराची आया था रोजगार की तलाश में, और वो बहुत गरीब बैकग्राउंड से था। लेकिन कराची पहुंचने के बाद उसको अपनी रियलिटी समझ आ चुकी थी। उसको ना ही कोई स्टेबल जॉब मिली, ना प्रॉपर घर, और ना ही कोई फ्यूचर। वो लियाकताबाद ब्रिज के नीचे रहने वाले मजदूरों और ड्रग एडिक्ट्स के दरमियान सरवाइव कर रहा था। वो दिन भर काम ढूंढता और रात कभी यहाँ कभी वहां गुजारता। इसी दौरान उसको एक नाम सुनने को मिला, वजीर। वजीर पापोश नगर के ग्रेवयार्ड का एक पुराना और एक्सपीरियंस्ड वर्कर था। रियाज ने वजीर से मुलाकात की और कुछ ही दिनों में उसके साथ कब्रिस्तान में काम करना शुरू कर दिया। डेली वेज तो ज्यादा नहीं था, लेकिन काम रेगुलर था, और काम था कब्रें खोदना, बरियल असिस्ट करना, मिट्टी दबाना और रात में कब्रिस्तान की देखभाल करना। धीरे धीरे ग्रेवयार्ड उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया। सुबह डेड बॉडीज, रात में खामोशी, और बीच में भारी ड्रग्स और लोनलीनेस। उसके आसपास के लोग भी मोस्टली एडिक्ट्स और डेली वेज वर्कर्स ही थे। कोई स्टेबल जिंदगी या कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं था, सिर्फ कल तक सर्वाइव करने वाली मेंटालिटी। और इसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रियाज धीरे धीरे इमोशनली नम होता चला गया। वो अपने अंदर के सारे मॉरल्स धीरे धीरे खो रहा था। तो अब तक की कहानी ये है कि एक बंदा जो पहले से ही जिंदगी से हारा हुआ था, उसके पास कोई घर नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी, एक लावारिस जिंदगी जी रहा था, एंड ही वाज केयर टेकिंग अ ग्रेवयार्ड जहां पर रात भर खामोशी रहती थी। और फिर उसको वजीर कुछ ऐसा दिखाता है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि यहाँ मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, वो है बाईस्टैंडर साइकोलॉजी। जब कोई इंसान या व्यक्ति पहली बार कुछ ऐसा देखता है जो बहुत गलत है, बहुत रॉन्ग है, उसके पास हमेशा दो चॉइसेस होती हैं, भागो या रुको, फ्लाइट और फाइट। रियाज लेकिन ये सब देखकर वहां रुक गया। क्रिमिनोलॉजी में ये एक टर्निंग पॉइंट होता है। जब आप गलत चीजें देखते हैं और कुछ नहीं करते, तो वो धीरे धीरे आपके अंदर नॉर्मलाइज होने लगता है। पहली बार शॉक होता है, दूसरी बार थोड़ा कम, तीसरी बार और कम, और धीरे धीरे ये चीजें नॉर्मल लगती। वो लाइन जो कभी क्रॉस नहीं होनी चाहिए थी, रियाज अब सिर्फ उससे 1 या 2 कदम दूर था। और आगे जो आने वाला है वो इस पूरी स्टोरी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है, क्योंकि सिर्फ अब ये एक इंसान की कहानी नहीं रही थी। ये जो चीजें हो रही थी, ये पूरे सिस्टम का फेलियर था। एक कम्युनिटी, एक सिटी जहां ये सालों तक होता आ रहा था, किसी ने अब तक नोटिस नहीं किया था। इट वॉज फॉल्ट ऑफ पीपल लिविंग अराउंड। फिर आई वो रात जिसने रियाज की पूरी जिंदगी ही बदल दी। उस रात करीब 1:30 बजे कराची में हवा का चलना बिल्कुल बंद था। पापोश नगर कब्रिस्तान भी एकदम साइलेंट था। बस कुछ दूर से कुत्तों के भौंकने की धुंधली आवाजें सुनाई दे रही थी। उसी रात वजीर ने रियाज को उठाया और कब्रिस्तान के कोने की तरफ चलने के लिए कहा। एक नीम के पेड़ के नीचे एक फ्रेश कब्र खुली हुई थी। पहले रियाज को लगा शायद कोई बरियल इनकम्प्लीट रह गया होगा, लेकिन फिर जो उसने देखा उसके होश ही उड़ गए। वजीर ने जानबूझकर ये कब्र खोदी थी। उसने कब्र का स्लैब एक तरफ रखा और खुद उस कब्र के अंदर उतर गया। रियाज को बाहर खड़े रहने को बोला गया। रियाज डर के मारे चुपचाप ये तमाशा देखता रहा, और अगले कुछ मिनट्स रियाज ने जो देखा उसने उसकी पूरी साइकोलॉजी ही चेंज कर दी। वजीर फ्रेशली बरीड फीमेल डेड बॉडीज के साथ सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म कर रहा था। रियाज शॉक में जम गया और उसकी बॉडी फ्रीज हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से भागना चाहिए या यहीं खड़े रहना चाहिए। उसके हाथ कांपने लगे और सांस तेज हो गई, और उसके सामने इंसानियत की सारी लिमिट्स खत्म हो रही थी। लेकिन वो वहां से भागा नहीं, वो वहीं रुका रहा, और शायद उसने वजीर को ज्वाइन कर लिया। अब देखिए, रियाज उस रात वहां से भागा नहीं। He joined वजीर and he started brutally sexually assaulting dead bodies. ये सवाल मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है, क्योंकि इंसान का एक नॉर्मल रिएक्शन होता है भागो, चीखो या किसी को बताओ। रियाज वहीं खड़ा रहा चुपचाप। He was frozen, but he chose to join वजीर। अब इसे कहते हैं असली मॉरल डिसएग्रीमेंट। जब कोई चीज इतनी ओवरवेलमिंग होती है और इतनी बियॉन्ड
कॉम्प्रिहेंशन होती है तो ब्रेन अजीब तरह से काम करने लगता है, वो प्रोसेस करना ही बंद कर देता है। यहीं पर रियाज का वो साइलेंस और इनएक्शन पहला स्टेप था जो उसके अंदर की मॉरल बाउंड्री टूट रही थी। पहले वो सिर्फ देख रहा था, उसको धीरे धीरे नॉर्मल लगा, लेकिन लेटर ही जॉइंड वजीर। और अब जो आगे आने वाले 8 सालों में होने वाला था वो पूरी सोसाइटी को शर्मिंदा कर देगा, क्योंकि जो फैमिलीज अपने मरने वालों की डेड बॉडीज उस कब्रिस्तान में दफना के जाती थी, वजीर और रियाज मिलकर उनको हर रात आने वाले अगले 8 सालों तक उनको सेक्सुअली असॉल्ट करते रहे। दे डिड नॉट स्टॉप, वन आफ्टर द अदर, दे केप्ट ऑन अब्यूजिंग द डेड बॉडीज एट नाइट। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया और अगले कुछ सालों में पापोश नगर के कब्रिस्तान के आसपास एक अजीब बेचैनी सी फैलने लगी। शुरू में लोगों को लगा शायद उनका वहम होगा, लेकिन फिर इंसिडेंट्स रिपीट होने लगे। फ्रेश ग्रेव सुबह डिस्टर्ब मिलती थी, कहीं मिट्टी बिखरी होती, कहीं कब्र की स्लैब हल्की से हटी हुई नजर आती, और कुछ कब्रों की सरफेस ऐसी लगती जैसे रात में किसी ने उन्हें दोबारा खोला हो और फिर केयरफुली बंद कर दिया हो। पहले ब्लेम जानवरों पे गया कि हो सकता है कुत्ते या कोई वाइल्ड एनिमल्स आकर ये सब कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जानवर पत्थर की स्लैब हटाकर उसे वापस परफेक्टली एडजस्ट नहीं करते। एक फैमिली ने कंप्लेन की, फिर दूसरी ने, फिर तीसरी ने। कई लोग जब सुबह फतिया के लिए कब्रिस्तान पहुंचते तो उन्हें लगता कि रात वहां कोई मौजूद था। कुछ ग्रेव्स के पास सिगरेट बट्स मिलते, कहीं मिट्टी अभी भी गीली और फ्रेशली डिस्टर्ब्ड होती, और कुछ लोगों को क्लियरली महसूस होता कि किसी ने कब्र के आसपास घंटों वक्त गुजारा है। फैमिली ने केयरटेकर से भी कई सवाल किए, लेकिन वजीर और रियाज का हर बार एक ही जवाब होता, कब्रिस्तान में सब नॉर्मल है। इसीलिए किसी ने प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं किया। और इसी बीच वजीर और रियाज रात के अंधेरे में अपना हॉरिफाइंग रूटीन कंटिन्यू करते रहे। ये उनके रूटीन का एक हिस्सा बन चुका था। जब पूरा कराची सो रहा होता, पापोश नगर के अंदर कुछ और ही चल रहा होता। सारी फीमेल डेड बॉडीज को बारी बारी असॉल्ट किया जाता और फिर उन्हें दोबारा दफना दिया जाता। धीरे धीरे र्यूमर्स फैलने लगे। कुछ लोगों ने बोला कब्रों से ऑर्गन्स निकाले जा रहे हैं। कुछ को लगा कि रात में ब्लैक मैजिक रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं कब्रिस्तान में, और कुछ लोगों ने तो शाम के बाद कब्रिस्तान के पास से गुजरना ही बंद कर दिया। रात में मूविंग लाइट्स देखने के क्लेम्स भी होने लगे। किसी ने कहा नीम के पेड़ों के बीच अजीब परछाइयां चलती दिखती हैं, और किसी ने बोला कि कब्रिस्तानों में तो जिन्नों का बसेरा हो गया है। इसी सब कारणों से पापोश नगर को हॉन्टेड माना जाने लगा। लेकिन सबसे डार्क आयरनी ये थी कि लोग पैरानॉर्मल चीज़ों से डर रहे थे, जबकि असली हॉरर तो इंसान ही क्रिएट कर रहा था, और वो भी वही लोग जिन पर कब्रिस्तान की हिफाजत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर 2011 में इन्वेस्टिगेशन ने एक डिस्टर्बिंग पैटर्न ऑफिशियली नोटिस किया। सारी डिस्टर्ब्ड ग्रेव्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली लड़कियों की ही थी। 1, 2, 3 नहीं, 50 से भी ज्यादा। और यहीं से वजीर और रियाज का नाम पहली बार सीरियस सस्पिशन में आया, क्योंकि अब ये कोई र्यूमर नहीं था, ये एक पैटर्न था, और उस पैटर्न के पीछे एक हॉरिफाइंग ऑब्सेशन छुपा था, वो भी एक नहीं 2 लोगों का। ये था पापोश नगर का वो दौर जब पूरा शहर, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, हर कोई दहशत में जी रहा था। जब किसी कम्युनिटी को कोई चीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता तो इंसान का दिमाग सबसे आसान रास्ता ढूंढता है, नेचुरल, पैरानॉर्मल, जिन जिन्नात, क्योंकि ये एक्सेप्ट करना ज्यादा आसान होता है कि कोई अनफोर्सीन फोर्स थी जो उस कब्रिस्तान में काम कर रही थी, रादर देन ये सोचना कि कोई इंसान रोज कब्रों को डिस्टर्ब कर रहा है। और इसे ही कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। हम वो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ से कॉन्फ्लिक्ट करती हो। और पापोश नगर में भी एग्जैक्टली यही हुआ। लोग जिन जिन्नात की बातें करने लगे, ब्लैक मैजिक थ्योरीज बनने लगी, जबकि असली कल्प्रेट उन्हीं के बीच घूम रहा था। अब ये सिर्फ एक ग्रेवयार्ड की कहानी नहीं रह गई थी, ये पूरा सिस्टम का फेलियर था, क्योंकि 50 से ज्यादा ग्रेव्स डिस्टर्ब हो चुकी थी और कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था। तो ये सिर्फ 2 लोगों की गलती नहीं थी, इसमें पूरा सिस्टम आंखें बंद किए और मनगढ़ंत कहानियों के बीच खोया हुआ था। अब आई एक ऐसी रात जब कुदरत ने अपना पार्ट प्ले किया, और उस रात के बाद पापोश नगर पाकिस्तान के नक्शे पे अलग से उभर कर आने लगा। बारिश थी, अंधेरा था, और हुई एक ऐसी गलती रियाज से जिसने उसका पूरे खेल का भांडा फोड़ दिया। 31 अक्टूबर 2011 कराची की रात बारिश में डूबी हुई थी। पापोश नगर कब्रिस्तान के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। बिजली की चमक कुछ सेकंड्स के लिए पूरे कब्रिस्तान को रोशन करती और फिर सब कुछ दोबारा गहरे अंधेरे में डूब जाता।
रोज की तरह उस दिन भी कब्रिस्तान में एक फ्रेश बरियल हुआ था। एक यंग लड़की जिसका नाम था सोफिया। शाम तक उसे भी दफनाया गया। उसकी कब्र पर अभी भी फूल ताजे पड़े थे और चादर चढ़ाई गई थी जो सिर्फ फीमेल्स की कब्रों के लिए बनी होती है। सोफिया की फैमिली रोते हुए वापस चली जाती है, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसी रात सोफिया की कब्र के साथ जो होने वाला था वो कराची को हमेशा के लिए हिला के रख देगा। रियाज ने काफी देर वेट किया, फैमिलीज के जाने का वेट। नमाज के बाद कब्रिस्तान भी खाली हो चुका था। धीरे धीरे सब चले गए और गेट के पास मूवमेंट बंद हो गई और कब्रिस्तान एक बार फिर से सुनसान हो गया। पुलिस कन्फेशन के मुताबिक रियाज धीरे धीरे सोफिया की फ्रेश कब्र की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक पुरानी टॉर्च थी और बारिश अब हल्की हो चुकी थी, लेकिन गीली मिट्टी अभी भी कब्रों के आसपास चिपक रही थी। अपनी आदत की तरह उसने पहले अपना पूरा एरिया चेक किया कि कोई वहां है तो नहीं, कोई गवाह तो नहीं है। फिर उसने कब्र की स्लैब हटाना शुरू किया। मिट्टी अभी नई थी, इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं लगी। उसने सोफिया की कब्र के स्लैब को एक साइड में रखा, टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे कब्र के अंदर उतर गया। नीचे सोफिया की डेड बॉडी सफेद कफन में लिपटी हुई पड़ी थी। रियाज ने वो हॉरिफाइंग एक्ट शुरू कर दिया जो वो सालों से करता आ रहा था। उसने एक बार फिर किसी मुर्दा को अपनी हवस का शिकार बनाया था, लेकिन इस बार शायद खुदा को कुछ और मंजूर था, इसीलिए कुछ अलग हुआ। कन्फेशन के मुताबिक एक मोमेंट पर रियाज की टॉर्च का फोकस सोफिया के चेहरे पर गया और तब उसका खून जम गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि जैसे डेड बॉडीज की आंखें खुली हुई हैं और सीधा उसकी तरफ देख रही हैं। फिर जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। सोफिया की आंखों के अंदर से एक अजीब सी वाइट रोशनी निकल रही थी। कब्र के अंधेरे में वो वाइट ग्लो और भी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। कब्र के अंधेरे में वो वाइट ग्लो और भी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। रियाज का दिमाग पैनिक में चला गया। सांसें अचानक तेज हो गईं और वो कांपने लगा और उसका टॉर्च छूटकर वहीं कब्र में गिर गया। उसे लगा जैसे कब्रों की दीवारें उसके आसपास बंद हो रही हैं और 10 सालों में पहली बार रियाज को खुद एक डेड बॉडी से डर महसूस हुआ। वो हड़बड़ाकर कब्र से बाहर निकला। कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे और चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था और फिर वो अंधेरे में चिल्लाता हुआ भागने लगा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे मानो कोई मरने वाला हो और वो कुछ अलग ही भाषा में चिल्ला रहा था। ये खौफनाक मंजर देखकर कब्रिस्तान के आसपास के वर्कर्स और लोकल्स जग गए। लोग तुरंत टॉर्च लेकर कब्रिस्तान की तरफ दौड़े और जो सीन उन्होंने देखा उसने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। उस लड़की की कब्र खुली हुई थी, स्लैब साइड में पड़ा था, मिट्टी हर तरफ बिखरी थी और उसके अंदर एक टॉर्च पड़ी थी और सोफिया की डेड बॉडी आधी कब्र के बाहर नजर आ रही। उस एक मोमेंट में क्राउड को समझने में देर नहीं लगी कि रियाज डेड बॉडी के साथ कुछ तो गलत कर रहा था। वहां का मॉब इंस्टेंटली एकदम अग्रेसिव हो गया और रियाज का कॉलर पकड़ा, उसको धक्का दिया और उसकी पूरी तरह पिटाई होने लगी। शायद लोग उसे तुरंत मार देते, लेकिन किसी ने पुलिस को इमरजेंसी कॉल की और टीम तुरंत कब्रिस्तान पहुंची और मुश्किल से रियाज को उस गुस्से भरी भीड़ से जिंदा निकाला और पापोश नगर के पास के पुलिस स्टेशन ले गए। अब पापोश नगर पुलिस स्टेशन के इंटेरोगेशन रूम के अंदर रियाज आराम से बैठा हुआ था। 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स उसके पास आए और सवाल जवाब करने लगे। ऑफिसर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मना करेगा, रोएगा और गिड़गिड़ाएगा, लेकिन वो सरप्राइजिंगली स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जैसे जो सीक्रेट वो सालों से अपने अंदर कैरी कर रहा था, अब उसे छुपाने की कोई जरूरत ही नहीं रही थी। रियाज ने पूरा चिट्ठा पुलिस को बताया। उसने बताया कि कैसे वो फ्रेश ग्रेव्स आइडेंटिफाई करता था, कैसे टाइमिंग चूज करता था, कैसे मुस्लिम बरियल ट्रेडिशंस में फीमेल ग्रेव्स पर अलग चादर की डिटेल यूज करता था, कैसे वो फैमिलीज के जाने का वेट करता और सेम डे बरियल्स को टारगेट करता था क्योंकि फ्रेशली ग्रेव्स खोलना ईजी था और लड़कियों की डेड बॉडी फ्रेश रहती थी। ऑफिसर्स इंटेरोगेशन के दौरान खुद डिस्टर्ब्ड हो गए थे क्योंकि यहाँ कोई नॉर्मल क्रिमिनल मोटिव था ही नहीं, ना पैसा, ना रिवेंज, ना हेट्रेड, सिर्फ एक डिस्टर्बिंग डीप रूटेड ऑब्सेशन। और फिर रियाज ने एक नाम लिया जिसने सबको चक्कर में डाल दिया, वजीर। वजीर ने शुरू कराया, वजीर ने सिखाया, वजीर ने मुझे इन्वॉल्व किया, वजीर लड़कियों का मांस खाता है, वो उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करता है। पुलिस ने यह सुनकर वजीर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वजीर ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सबसे डिस्टर्बिंग बात थी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कुछ लोकल्स ने नाम सुना था, कुछ ने डिनाई किया, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई प्रॉपर आइडेंटिटी या कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था। तो ये सवाल आज भी उलझा हुआ है कि क्या वजीर रियल था
या रियाज अपना गिल्ट डिवाइड करना चाहता था, या फिर प्रोलॉन्ग्ड आइसोलेशन और ड्रग्स ने उसके दिमाग को ऐसा बना दिया था कि वो खुद रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर सकता था। तो अब तक जो सबसे चौंकाने वाला फैक्ट सामने आया पुलिस के, वो था वजीर, क्योंकि रियाज ने इंटेरोगेशन में बार बार एक ही नाम लिया, वजीर। लेकिन इस फैक्ट ने पूरे केस को 2 डायमेंशंस में बांट दिया, और वो दोनों पॉसिबिलिटीज बहुत ही डिस्टर्बिंग थी। पहला तो ये कि अगर वजीर रियल था तो एक और इंसान डेड बॉडीज को असॉल्ट करने में इन्वॉल्व था, और वो भी कई सालों तक, और वो अभी तक पकड़ा नहीं गया था। ही वॉज एट लार्ज, और वो कहीं भी हो सकता था, कभी कहीं किसी दूसरे कब्रिस्तान में ही वॉज स्टिल डूइंग दैट एक्टिविटी। लेकिन जब पुलिस को वजीर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो दूसरा फैक्ट सामने ये आता है कि वॉज वजीर अ रियल पर्सन, क्योंकि ये फैक्ट और भी डार्क है, क्योंकि इसका मतलब है कि वजीर अकेला इंसान था जो ये सब कर रहा था, और अपने मन में या कॉन्शियंस में उसको लग रहा था कि उसके साथ एक और आदमी है जो ये सब करा रहा है, एंड दैट वाज वजीर। लेकिन वजीर को किसी ने ठीक से देखा नहीं था, और इस टर्म को कहते हैं शेयर्ड डिल्यूजन। कभी कभी आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स ऐसी रियलिटी अपने आसपास क्रिएट कर लेते हैं जो सिर्फ उनके लिए रियल होती है, दूसरों के लिए नहीं। और इस चीज का जवाब देना बहुत मुश्किल है जब तक उस आदमी की ठीक से मेडिकल जांच ना हो। मोहम्मद रियाज का ये नेक्रोफीलिया वाला केस पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल गया। हर टीवी चैनल, न्यूज़पेपर्स, रेडियो डिस्कशंस, हर जगह सिर्फ एक ही टॉपिक था, पापोश नगर का ग्रेवयार्ड केस। पूरा पाकिस्तान शॉक में चला गया, क्योंकि लोगों ने पहले मर्डर्स सुने थे, सीरियल किलर्स सुने थे, गैंग वॉर्स देखी थी, लेकिन डेड बॉडीज के साथ इस लेवल का सेक्सुअल क्राइम पाकिस्तान क्या किसी भी कंट्री के लिए ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल था। कई फैमिलीज जो सालों से फील कर रही थी कि उनके मरे हुए लव्ड वंस की ग्रेव्स डिस्टर्ब्ड हो रही हैं, अब उन्हें फाइनली पता चला कि उनकी गट फीलिंग सही थी। कई लोग इमोशनली ब्रेक डाउन हो गए, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन नहीं था, बल्कि अपनों की डिग्निटी का सवाल था। इधर टीवी पे रिलीजियस स्कॉलर्स ने भी पब्लिक स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए। ग्रेवयार्ड सिक्योरिटी पर भी डिबेट्स चले, और कुछ एरियाज में तो फैमिली ने बरियल्स के बाद ग्रेव्स पर एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी। पुलिस ने धीरे धीरे रियाज पर चार्जेस लगाए। पाकिस्तान पीनल कोड 297 यानी कब्रिस्तान में गैर कानूनी दाखिला, धारा 376 यानी जोर जबरदस्ती, और 354 यानी किसी औरत की इज्जत पर हमला करना या जबरदस्ती का इरादा रखना। और फिर धीरे धीरे ये केस हल्का पड़ने लगा। इस पूरे केस का सिर्फ एक आई विटनेस था, वजीर, क्योंकि डेड बॉडीज तो बोल नहीं सकती, और वो भी फरार हो गया। पूरा केस मजिस्ट्रेट लेवल पर अटका रहा, और धीरे धीरे मीडिया की नजरें हटी, पब्लिक की नजरें हटी, और ये केस सिर्फ फाइलों में कहीं गुम हो गया। और इसको कहते हैं सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन, क्योंकि मरने वालों की फैमिलीज के साथ 2 बार क्राइम हुआ। पहला तो ये कि उनके बच्चों, उनकी सिस्टर्स, मदर्स की डेड बॉडीज को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, और दूसरा इस नेक्रोफीलिया वाले एक्ट को कभी सजा भी नहीं मिली, क्योंकि ये केस कहीं गुमनामी में खो गया। महावेश की फैमिली हुई, सोफिया की फैमिली हुई, और ऐसे कई दर्जनों फैमिली, कभी उनको जस्टिस नहीं मिल पाई, उनको कभी क्लोजर नहीं मिला, सिर्फ सवाल रहे और खामोशी रही। और ये बात भी बहुत हॉन्टिंग है, जो इसको एक अलग हॉरर की तरफ ले जाती है। आप सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी जब वो दिन पर दिन ये सोचते होंगे कि उनके बच्चे मरने के बाद भी सेफ नहीं है, और वो पूरी जिंदगी इंतजार करते रहे कि शायद उनको रियाज की पनिशमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने रियाज को मेंटली डिस्टर्ब्ड घोषित करके इस केस को दबा दिया। रियलिटी में आज भी पापोश नगर का वो कब्रिस्तान एग्जिस्ट करता है, वही रास्ते, वही कब्रें और वही सन्नाटा। लेकिन 2011 के बाद कुछ लोगों के लिए वो जगह जहन्नुम बन गई। कुछ फैमिलीज ने तो अपने लव्ड वंस की ग्रेव्स पर आयरन केजेस लगवाने शुरू कर दिए। एक पल के लिए सोचिए, आयरन केज अपनी ही बेटी की कब्र पर, क्योंकि इस केस ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जिसके बारे में कोई पहले सोचता भी नहीं था कि क्या मौत के बाद भी अपनी लड़कियों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स आज भी इस केस को बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं एज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेशन, एडिक्शन, डिसेंसिटाइजेशन एंड एक्सट्रीम डिविएंट बिहेवियर। क्योंकि रियाज एक दिन में मॉन्स्टर नहीं बना, ये बहुत ग्रेजुअल, स्लो और लंबा प्रोसेस था। पहले एक्सपोजर, फिर नॉर्मलाइजेशन, फिर क्यूरियोसिटी, फिर ऑब्सेशन, फिर क्राइम और फिर रूटीन। और शायद इसी वजह से ये केस सिर्फ डिस्टर्बिंग नहीं, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये रिमाइंड कराता है कि अगर इंसान का दिमाग काफ़ी देर तक रॉन्ग इन्वायरमेंट में रहे या रॉन्ग कामों में रहे, तो वो धीरे धीरे अपनी मॉरल लिमिट्स खोता चला जाता है।
बिना किसी को पता चले, बिना खुद को पता चले। पापोश नगर का वो कब्रिस्तान आज भी एग्जिस्ट करता है। आज भी वहाँ डेड बॉडीज दफनाई जाती हैं और आज भी वहाँ कई केयर टेकर्स हैं। हो सकता है कि मोहम्मद रियाज की तरह कोई और भी उनमें से इज डायग्नोज्ड विद नेक्रोफीलिया। लोग अपने बच्चों की कब्र, अपने बच्चियों की कब्र पर केज लगाने लगे ताकि कोई दरिंदा रात को आकर उनकी बच्चियों के साथ वैशीपन ना करे, एंड मे ही लेट देम रेस्ट इन पीस। तो अगली बार जब आप किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरो तो शायद थोड़ा रुक के सोचना कि क्या कोई मोहम्मद रियाज आज भी वहाँ जिंदा है। तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या डिस्टर्बिंग लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही रियल और डिटेल्ड केसेस कवर करूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो अब मैं मिलता हूं आपको अगली डार्क रियलिटीज़ में।